नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आज बात एक ऐसे मर्डर केस की करूँगा जो साजिश और प्लानिंग तो उत्तर प्रदेश में हुई, लेकिन मर्डर मुंबई में हुआ। एक ऐसा मर्डर जो रिश्तों को शर्मसार करने वाली है, जिसमें आप एक खबर सुनने के बाद, ये पूरी कहानी और ये पूरा केस सुनने के बाद आपको लगेगा कि किस पर विश्वास किया जाए इस अनजान धरती पर। यानी यहाँ सब अनजान है, किस पर विश्वास किया जाए, किस पर ना किया जाए। ये खबर सुनने के बाद आपका विश्वास पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आज की कहानी सुनाने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूँ। अगर मैं या कोई भी अपने घर में अकेला बंदा हो, अकेला लड़का हो, उसके माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं और उसकी नई नई शादी हुई है, अगर उसके साथ कोई धोखा देता है, शायद उसकी पत्नी ही धोखा दे, क्योंकि अब वो अपनी माँ बाप तो उसके बूढ़े हो गए, अब सबसे ज़्यादा विश्वास वो अपनी पत्नी पर कर सकता है। अब अगर वही धोखा दे तो वो किस पर भरोसा करे? सबसे ज़्यादा भरोसा वो अपनी पत्नी पर ही कर सकता है माँ बाप के बाद। अगर वही वैसा कर दे तो उसका क्या होगा, उसके साथ क्या होगा? आइए एक नई कहानी और एक खौफनाक कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ सिलसिलेवार तरीके से। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरी कहानी और मेरे केसेस आप लोगों को समझ आते होंगे और अच्छे से मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। और आप लोग कमेंट जरूर करिए, कमेंट करिए नाम के साथ आप लोग कहाँ देखते हो। उल्लासनगर की जो फातिमा की कहानी थी, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया उसे, लगभग 10,000 से ज़्यादा हो गई, पार हो गई व्यूअरशिप उसकी, काफ़ी अच्छा इंगेजमेंट है। उसके अंदर स्टोरी तो बड़ी नहीं थी, लेकिन मैंने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी थी, तो आज भी देंगे। आज भी बात करेंगे कई मुद्दों पर। आज महाराष्ट्र इलेक्शन की भी बात करेंगे। अब हम डेली कुछ अपडेट्स की आप लोग को भी करंट अफेयर से अब रूबरू होना चाहिए, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर मेरी ऑडियंस मुंबई, महाराष्ट्र, वसई विरार की है, तो आप लोगों को वसई विरार, महाराष्ट्र और मुंबई के बारे में अपडेट रहना चाहिए, क्योंकि 20 तारीख को इलेक्शन है। तो मैं भी इलेक्शन में ज़्यादा बिजी हूँ। कल 2 दिन कहानी नहीं आई क्योंकि कहानी भी नहीं थी, और सुनाने के लिए आप लोगों को लगेगा पकाऊ कहानी है, इसलिए नहीं सुनाया। तो आज की कहानी पहले आप लोगों को सुनाता हूँ सिलसिलेवार तरीके से, उसके बाद सारी बातें करेंगे। आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला। बस्ती जिला आप लोगों ने सुना होगा, सिद्धार्थनगर के पास आता है, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, ये सब बस्ती यहाँ पर आता है। तो बस्ती जिले का कलवारी थाना क्षेत्र का एक लड़का था, राम स्वरूप। राम स्वरूप अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उसकी 9 साल पहले शादी हुई थी एक नंदनी नाम की लड़की से। दोनों कुसरवा गांव में एक साथ रहते थे। सब कुछ अच्छा था, परिवार में कुछ भी गड़बड़ नहीं था। परिवार हंसी खुशी से अपना जीवन व्यापन कर रहा था गांव में रह के। वहीं जॉइंट फैमिली थी, बड़ी फैमिली थी। तो घर के अंदर एक साढ़ू जिसे बोलते गांव में, यानी कि पत्नी की बहन का आदमी, तो वो भी घर पर आया करता था। सब कुछ सामान्य था, मतलब व्यवहार, पहचान, रिश्तेदारी सब कुछ अच्छी थी, सब चल रहा था। लेकिन अचानक 1 सितंबर को एक जो नंदनी थी, 9 साल बाद शादी की, वो फरार हो गई, वो भाग गई। नंदनी कहीं चली गई। रामस्वरूप को जब पता चला तो उसने गांव में बहुत खोजा, क्योंकि 9 साल अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ रहेगा तो कितना विश्वास होगा उसके ऊपर, आप लोग जान सकते हैं। हम अनजान आदमी, एक अंजाम, हम ट्रेन में 2 घंटा किसी से मिलते हैं तो उससे अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है हमारी। तो एक जीवन साथी बनकर 9 साल कोई लड़की रही, अचानक वो चली गई, तो उसे क्या लगेगा? वो तो सोचा पहले कि कहीं गई होगी, खोजता हूँ। उसने जगह जगह भटक कर बहुत खोजा नंदनी को, अपनी पत्नी को, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। फिर हार कर उस बंदे ने कलवारी थाना में मिसिंग कंप्लेन, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पत्नी अचानक 1 सितंबर की रात से गायब हो गई। जब वो घर आया तो नहीं थी। ये बात सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी कि नंदनी अब वापस नहीं मिलेगी। धीरे धीरे हफ्तों का समय बीत गया, 1.5 हफ्ते का समय बीत गया, 2 हफ्ते का समय बीत गया, लेकिन नंदनी के बारे में ना पुलिस को कुछ पता चला और ना नंदनी के बारे में कुछ पता चला। और नंदनी ने ना ही फ़ोन किया, और नंदनी ने ना कोई मैसेज किया, या नंदनी ने ना ही कुछ बताया, ना ही कोई लेटर दिया कि कहाँ चली गई। अब उसे तो कई तरीके के सस्पेंस थे
क्या उसे किसी ने किडनैप कर दिया? क्या उसका किडनैप करके किसी ने मर्डर करके कहीं फेंक दिया? क्योंकि कोई 9 साल रहने के बाद ऐसा कैसे कर सकता है, या कहीं जा कैसे सकता है, या कोई लेके गया, किसी से दुश्मनी है, क्या थी? ये बातें अपने आप में हैरान कर देने वाली थी। अब नंदनी की तलाश में रामस्वरूप जगह जगह भटक रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो नंदनी को सिर्फ खोजना चाह रहा था। फिर अचानक 26 अक्टूबर को जो साड़ू है, जिसका रामस्वरूप का, उसने फ़ोन किया। फ़ोन करके बताया कि उसकी पत्नी मिल गई है। यानी सब परिवार वाले खोज रहे थे, तो रामस्वरूप को उसने फ़ोन करके उसका साड़ू बताया कि उसकी पत्नी मिल गई है। उसका साड़ू का नाम अमृत था। फिर अमृत बोलता है कि मुंबई में मिली है, मुंबई आ जाओ। फ़ोन करके बोला कि मुंबई में है, आकर साथ लेकर जाओ। फिर 28 अक्टूबर को रामस्वरूप अपने दोस्त अब्दुल कलाम के साथ निकला और मुंबई के लिए रवाना हो गया। ट्रेन पकड़कर लगभग 1.5 से 2-3 दिन का सफ़र पूरा करके किसी तरह वो मुंबई पहुंचा। मुंबई में पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को लेने जिस जगह पर अमृत बोला, उसका साड़ू बोला, वहाँ पर गया अपने दोस्त अब्दुल कलाम के साथ। फिर वहाँ पर जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। उसके बाद की कहानी काफ़ी खौफनाक है। उसके बाद जो व्यक्ति था रामस्वरूप, उसके बारे में भी कुछ पता नहीं चला। रामस्वरूप कहाँ चला गया उसके बारे में भी कुछ नहीं पता चला। उसके बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें रामस्वरूप की खूब पिटाई की जा रही है। उसे जान से मारा जा रहा है, खूब उसे प्रताड़ित किया जा रहा है और पीटा जा रहा है। वो वीडियो सामने आया। उसके बाद 1 नवंबर को परिजनों को सूचना मिली। 1 नवंबर का दिन आ गया, 3 से 4 दिन बाद सूचना मिली कि रामस्वरूप की मौत हो गई है। पत्नी को खोजने निकला रामस्वरूप खुद की जान भी नहीं बचा पाया। पता चला कि उसकी मौत हो गई है, जिसके बाद उसके घर वाले, उसके परिजनों ने मुंबई आए और बॉडी को मुंबई के अस्पताल में पोस्टमार्टम कराएं, क्योंकि मर्डर हो चुका था। और फिर घर ले आए और फिर अंतिम संस्कार किया गया। सोचिए, एक तो बहू के जाने का दुख, उसके बाद बेटे का मर्डर का दुख, उसके बाद परिजनों को क्या क्या झेलनी पड़ी, इसकी कल्पना कर सकते हैं। फिर मृतक के भाई लालजी ने कलवारी थाना में प्रार्थना पत्र देकर रामस्वरूप की पत्नी नंदनी, अमृत चौधरी उसके साढ़ू और विनय उपाध्याय और अब्दुल कलाम के खिलाफ मुंबई में अपने भाई की हत्या की कंप्लेन और आरोप लगाया। फिर घटना मुंबई में होने की वजह से थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद मृतक के भाई लालजी ने एसपी कार्यालय पहुंचकर प्रार्थना की और प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। वही अब मृतक की पत्नी नंदनी का भी बयान सामने आया। उसने कहा कि झगड़ा होने के बाद वो अपनी मर्जी से मुंबई आई थी और फिर विनय समेत जिन लोगों पर केस हुआ है वो सभी लोग निर्दोष हैं, ये उसकी पत्नी का कहना है। सोचिए, पति के जाने का दुख उसे कम है और उसे निर्दोष बताने में लगी हुई है। ये मीडिया रिपोर्ट्स में पता चला है। उसके बाद पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि नंदनी झगड़ा होने के बाद आई, उसके बाद रामस्वरूप खोजते हुए अपने साड़ू के कहने पर मुंबई आए। उसके बाद क्या हुआ, इस मामले की जांच आगे की पुलिस कर रही है। पुलिस इस केस में सख्त की सख्त कार्रवाई करेगी, क्योंकि पुलिस अभी इस मामले में जांच कर रही है कि इसमें गलती किसकी थी और कौन कौन शामिल है। वीडियो को ट्रेस किया जा रहा है, वीडियो में कौन कौन है, क्या मकसद था इन लोगों को मारने के पीछे। अब ये पुलिस जांच करेगी, उसके बाद ही पता चलेगा। वही समय मुंबई और महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है और चुनाव के समय सबसे बड़ी खबर इस समय आ रही है कि वसई विरार में भी और आसपास मुंबई पालघर के इलाकों में एटीएम वैन पकड़ी जा रही है, जिनमें करोड़ों रुपए। नालासोपारा वेस्ट में एक गाड़ी पकड़ाई, वसई में एक गाड़ी पकड़ाई, कल पालघर के वाड़ा में एक गाड़ी पकड़ाई, जिसमें करोड़ों रुपए, 3 से 4 करोड़ रुपए कैश भरे हुए थे, वो सप्लाई किए जा रहे थे। लेकिन पुलिस हर कोशिश उनकी नाकाम करती जा रही है और ये पकड़ ली और कैश जब्त करके काउंटिंग की जा रही है। कई मामले ऐसे भी आए हैं जो हैरान कर देने वाले हैं। पुलिस अभी इस मामले में जांच कर रही है, देखना ये होगा कि आगे क्या होता है और पुलिस और चुनाव में और आगे क्या क्या होता है और क्राइम स्टोरी क्या क्या आएगी। आप लोगों को अब मैं रोज़ चुनाव के साथ क्राइम स्टोरी को अपडेट करूंगा। तो जब तक चुनाव होगा 20 तारीख तक आप लोगों को, यानी 23 तारीख तक, 24 तारीख तक, काउंटिंग तक आप लोगों को चुनाव के साथ क्राइम स्टोरी सुनने को मिलेगी। आप लोगों को भी समाज से, राजनीति से रूबरू होंगे और क्राइम स्टोरी आप तो
पूरा साल देखते ही हैं। तो क्राइम स्टोरी के साथ आप लोगों को अब राजनीति जो हो रही है महाराष्ट्र में, जो चुनाव हो रहा है, उसके बारे में भी अपडेट दूंगा। तो पॉलिटिकल अपडेट कहाँ का चाहिए होगा आपको, वसई, विरार, मुंबई या महाराष्ट्र का पूरा, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, नाम के साथ कमेंट करिए। क्या पॉलिटिकल न्यूज़ में आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो नाम के साथ कमेंट जरूर करिए। कल आप लोगों की कमेंट भी ली जाएगी, और किस नेता की बात करेंगे आप, किस सीट की बात करेंगे, किस विधानसभा की बात करेंगे, उसे भी कमेंट जरूर करिए।